संविधान की रक्षा हम करेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव। दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गरजे राहुल गांधी, कहा फिलहाल पूरे एनटीए को हटाओ तभी बच्चों का पेपर सुरक्षित होगा। आखिरकार क्यों दोस्तों एक बार फिर से स्पीकर पद को लेकर अड़ गए नायडू, नहीं बन पा रही है बीजेपी और नायडू में बात। जी हाँ, बताएंगे क्यों स्पीकर पद इतना अहम हो गया है और कैसे। दोस्तों उत्तर प्रदेश में खुलेआम 2 घंटे तक होती रही फायरिंग, बाबा के बुलडोज़र को ही फूंक डाला। अब कहाँ गया बाबा का बुलडोज़र, बताएंगे क्यों योगी की हो रही जमकर आलोचना है और कैसे दोस्तों मोदी सरकार के ऊपर फूटा एक और बम। दरअसल आपको बताते चले अब प्रज्वल रेवन्ना का जो भाई है दोस्तों वो भी सेक्स स्कैंडल में फंस गया, ये तो आपको पता ही होगा। बताएंगे ये क्या मामला है, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, कहा बच्चों के भविष्य से खेलना बंद करें। प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने चुनौती दी है कि प्रधानमंत्री जल्द से जल्द पूरे एनटीए को बंद कर दें क्योंकि एनटीए की वजह से ही पेपर लीक हो रहा है। आपको बताते चले नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री पे दोगुनी स्पीड से फायर हो गए हैं। राहुल गांधी ने एनटीए को बर्बाद बताया है। राहुल का कहना है जब से एनटीए गठित हुआ है तब से ही पेपर लीक हो रहा है। आपको बता दें नीट की परीक्षा का मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है, खास करके शिक्षक मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को काले झंडे भी दिखाए गए। इसी सब को लेकर अब राहुल गांधी ने भी फिर से एक बार सरकार को घेर लिया है और सीधी सीधी ये कहते हैं हम कि दोस्तों चुनौती दी गई है सरकार को कि सरकार तत्काल में इस पर दोस्तों कोई बड़ा फैसला ले, क्योंकि एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि अगर सरकार इस पर फैसला नहीं लेगी तो विपक्ष भी इस पर निशाना साधता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि नीट का पेपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है दोस्तों, चाहे वो नीट का पेपर हो या किसी भी विषय का हो। और जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फूटा एक और बड़ा बम, स्पीकर पद को लेकर दोस्तों छिड़ी है जंग। दरअसल आपको बताते चले अब संसद सत्र में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 24 तारीख से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। इसी दौरान स्पीकर को भी चुन लिया जाएगा। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों अब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी स्पीकर अपना रखना चाहते हैं, लेकिन आपको बताते चले चंद्रबाबू नायडू इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने साफ कह दिया कि अगर स्पीकर होगा तो उनका ही होगा और उनका स्पीकर ही तय करेगा। आपको बताते चलें स्पीकर पद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होता है, क्योंकि जिसके पास स्पीकर हो वो अपने तरीके से मोड़ तोड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर स्पीकर पद आ गया दोस्तों नायडू के पास तो नायडू एक तरीके से मजबूत हो जाएंगे। ये चीज़ तो जाहिर सी बात है, विपक्ष बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा है कि अगर चंद्रबाबू नायडू अपना स्पीकर मांगते हैं तो वो उनको सपोर्ट करेगा विपक्ष। और जाहिर सी बात है दोस्तों चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर पद लेना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी पर भरोसा करना अपने आप में एक बेवकूफ़ी होती है, ये आप भी जानते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको बीजेपी ने आज तक ठगा नहीं, अर्थात कितने ही लोग आए दोस्तों जिनको बीजेपी ने ठग ठग कर पार्टियों को तोड़ तोड़ कर ख़त्म कर दिया। यही ज़रूरत है कि इस वक्त बीजेपी के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं बगावती सुर उठने लगे हैं। और चंद्रबाबू नायडू जिन 2 बेसाखियों के सहारे बीजेपी की सरकार अब तक खड़ी हुई है, खास करके जो 2 साखियाँ हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इसको लेकर कहीं ना कहीं हंगामा मचा हुआ है। जाहिर सी बात है स्पीकर पद को लेकर ये सारी लड़ाई छिड़ी हुई है और इन दोनों की बात नहीं बन पा रही है इस मेन स्पीकर को लेकर। तो एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि स्पीकर पद का अब तक जो है यहाँ पर कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो यही हैं कि चंद्रबाबू नायडू को विपक्ष भी सपोर्ट कर रहा है कि आप अपना स्पीकर रखो। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल उत्तर प्रदेश बना गुंडागर्दी का अड्डा, अखिलेश यादव ने लिए योगी आदित्यनाथ के मज़े। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश जिसको योगी कहते हैं कि अगर गोलीबारी हुई या गुंडाबाजी हुई तो योगी गर्मी निकाल देंगे, लेकिन दोस्तों आजकल तो कुछ और ही हो रहा है। पहले अलीगढ़ में दोस्तों बेचारे 2 दलितों की एक के बाद एक हत्याएं, ऐसा लग रहा है कि हत्याओं की झड़ी लग गई है पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में।
एक के बाद एक 2 दलित व्यक्तियों की दोस्तों पहले अलीगढ़ में हत्या हुई और अब दोस्तों खुलेआम, आप समझिए खुलेआम जो है यहाँ पर दोस्तों बाकायदा फायरिंग चलती रही 2 घंटे तक और पुलिसकर्मी, एक भी पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिया। क्या इससे शर्म की बात दोस्तों कोई हो सकती है कि बरेली में खुलेआम, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बरेली की, बरेली में खुलेआम दोस्तों 2 घंटे तक गोलियां चलती रहीं। 2 गुट आपस में भिड़ गए दोस्तों ज़मीन को लेकर और आधी कुछ गोलियां उधर से चल रही थी, इधर से भी गोलियां चल रही थी और 2 घंटे तक ये ड्रामा चला। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी दोस्तों कि इन 2 घंटों में एक भी पुलिसकर्मी वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। यानी कि दोस्तों एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया और लोग हैरान होगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। अगर ये किसी और राज्य में होता तो सोशल मीडिया पे कुछ लोग कहते हैं जो अंधभक्त हैं कि उत्तर प्रदेश में करके दिखाओ, बाबा गर्मी निकाल देंगे। लेकिन यहाँ तो बाबा की गर्मी निकलती हुई दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्राइम का अड्डा बन चुका। अब तो योगी को शर्म आना चाहिए कि जिस उत्तर प्रदेश की दोस्तों बड़ी बड़ी दुहाइयाँ दी जाती हैं, ये लोग कहते हैं कि हम ज़ीरो टॉलरेंस है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम रेट ऊपर पहुँच गया है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों पिछले कुछ दिनों में जब से चुनाव हारी है बीजेपी, तब से तो कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर क्राइम रेट बढ़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी हाथ पे हाथ रख कर बैठी हुई है। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों कि वो सुनिश्चित करे ये सब कुछ क्या हो रहा है? लेकिन आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल सरकार इन मुद्दों से भाग रही है और मैं इस चीज़ को बार बार दोहराता हूँ और दोहराता रहूँगा कि सरकार की नाकामियाँ जो है दोस्तों बार बार दिखाई देती हैं। और आज हमारे देश में क्या हो रहा है ये सब देख ही रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेडीएस को एक और बड़ा झटका दोस्तों। प्रज्वल रेवन्ना के बाद दोस्तों उसका भाई जो है वो भी बुरी तरीके से फंस गया, उसको भी पुलिस उठाकर ले गई। दरअसल दोस्तों प्रज्वल रेवन्ना तो महिलाओं के साथ यौन शोषण करता था, लेकिन इसका भाई तो दोस्तों लोंडेबाज निकला। अब आप समझिए लड़के तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, ऐसा है दोस्तों प्रज्वल का भाई। आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल आपको बताते चले प्रज्वल रेवन्ना का जो भाई है उस पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। उसके ऊपर 27 साल के कार्यकर्ता ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। आपको बताते चलें लड़के ने बताया है कि इसने उसको अपने फार्म हाउस पर बुलाया और फार्म हाउस पर बुलाकर उसके होठों और उसके गालों पर जो भी वो हट किया उन्हें। आपको बताते चलें उसने जो यहाँ पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके साथ ज़बरदस्ती की गई फार्म हाउस पर और जो यहाँ पर उसे चूमा भी गया। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि लड़कियां तो सुरक्षित थी नहीं हमारे देश में, लेकिन अब तो कुछ लोग ऐसे आ गए हैं दोस्तों कि वो लड़कों को भी नहीं छोड़ रहा है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं। और ये आरोप किसी और ने नहीं दोस्तों, खुद जेडीएस के 27 साल के कार्यकर्ता ने ही लगाया है। आपको बता दें ये मामला काफ़ी बढ़ गया और पुलिस ने जो है यहाँ पर फ़ौरन उसके भाई रेवन्ना के भाई को उठा लिया। इससे पहले दोस्तों आपको याद होगा प्रज्वल रेवन्ना का जो वीडियो सामने आए थे, महिलाओं के साथ तरह तरह की महिलाएं, कुछ उसमें पुलिस वाली थी, कुछ वकील थीं और सब जितनी भी पीड़ित महिलाएं थीं उन सब का फ़ायदा उठाया था उस प्रज्वल रेवन्ना ने और उनकी वीडियो भी बनाकर रखता था। तो अब ये कांड तो अभी शांत हुआ ही नहीं था कि उसके भाई ने भी एक कांड कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगा है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल लोकसभा के सत्र से पहले राहुल गांधी ने विपक्ष को किया आगा। दरअसल आपको बताते चले इस बार दोस्तों लोकसभा में राहुल गांधी उठाएंगे इस देश के युवाओं का मुद्दा, या फिर यूँ कहते हैं कि देश के 24 लाख युवाओं का मुद्दा। दरअसल आपको बताते चलें इस वक्त एक चीज़ तो साफ़ होने वाली है कि देश में जितनी भी आवाज़ें उठ रही हैं, या फिर यूँ कहते हैं कि देश की जो सबसे बड़ी चिंता है दोस्तों, वो पता है क्या है? वो है दोस्तों इस वक्त कि जो लोकसभा है वहाँ पर कैसे हम देश के युवाओं के मुद्दे को उठाएं, जो देश में कमियां चल रही हैं। क्योंकि विपक्ष को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है दोस्तों, जनता ने भर भर कर वोट दिया अब की बार विपक्ष को। हालांकि इस बात का दुख ज़रूर है कि वो अंत तक नहीं पहुँच पाया विपक्ष दोस्तों, किसी भी सरकार को बहुमत नहीं दिया जनता ने। लेकिन जिस तरीके से मजबूत होकर निकला है इंडिया गठबंधन और बिल्कुल करीब पहुंच गया है, इसकी तारीफ़ हम ज़रूर करेंगे। क्योंकि दोस्तों अब साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी से कम नहीं है, अब वो उसी तादाद में है, उतनी ही मजबूती के साथ वो चुनाव में
ख़ास करके विधानसभा में दिखाई देगा हमें लोकसभा में। ऐसे में दोस्तों अब आपको बताते चले संसद में पूरा विपक्ष एक मुद्दा उठाने वाला है और वो है नीट पेपर लीक का। यानी कि दोस्तों अब की बार कौन कौन संसद से बाहर होगा, कैसे संसद चलेगा और क्या क्या संसद में हंगामे होने वाले हैं, ये अभी से पता चल गया है। 24 तारीख के दिन से सत्र शुरू हो रहा है, मानसून सत्र। मानसून सत्र में दोस्तों सबसे पहला मुद्दा नीट पेपर लीक का ही उठाया जाएगा, क्योंकि इससे 24 लाख युवाओं का सपना जुड़ा है जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। और जाहिर सी बात है उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, सरकार की नाकामी सामने आ ही जाती है। तो इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया जाएगा और इस मुद्दे पर बात भी होने वाली है। आपको बताते चलें इस मुद्दे को उठाकर सरकार से बात की जाएगी कि भैया आखिरकार आपने NTA क्यों बनाया है। NTA ही है दोस्तों जो पेपर लीक कराता है, उसमें संघ के लोग भरे पड़े हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल 2025 में बनेगी तेजस्वी यादव की सरकार। चुनाव से पहले ही होने वाला है नीतीश कुमार के साथ गेम। दरअसल दोस्तों भले ही बीजेपी ने 2 बैसाखियों के सहारे सरकार बना ली हो, लेकिन दोस्तों 2025 में चुनाव होगा और अब एक बार बिहार की कमान तेजस्वी के हाथ में होगी, क्योंकि अब की बार लालू प्रसाद यादव कुछ ऐसा प्लान बना रहा है जिससे कि दोस्तों बिहार में खास कर तेजस्वी की सरकार बने। आपको बताते चले बिहार में पिछली बार तेजस्वी यादव अकेले अपने दम पर सबसे ज़्यादा सीटें लाए थे और बिहार की नंबर 1 पार्टी भी बन गए थे, जबकि बीजेपी और नीतीश मिलकर भी दोस्तों तेजस्वी से बस थोड़ी सीटें ज़्यादा ला पाए थे। अगर अलग अलग देखा जाए तो बिहार में नंबर 1 पार्टी तेजस्वी की थी। ऐसे में दोस्तों अब की बार क्या होने वाला है, लोकसभा चुनाव में लोगों ने वोट काफ़ी बटा कुटा दिया, लेकिन एक हैरान करने वाली बात ये थी कि जो रिज़ल्ट हम सोच रहे थे ख़ास करके वो बिहार में नहीं आया। क्योंकि हमने एक चीज़ नोटिस की कि राहुल गांधी और अखिलेश ने जो दम उत्तर प्रदेश में लगाया, जो जोड़ी उनकी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, वैसा दमखम दोस्तों बिहार में नहीं दिखाई दिया राहुल गांधी और तेजस्वी का। मैं लिख कर देता हूँ, अगर वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत हो जाती तो रिज़ल्ट दोस्तों वहाँ का और भी अच्छा हो सकता था बिहार का। लेकिन आपको याद होगा कि बिहार में पिछली बार जो उनका रिज़ल्ट आया था तेजस्वी का बहुत ही दिलचस्प था। ऐसे में अब की बार विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा, सब लोग एकजुट होकर बिहार जीतने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि देश में जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ लोग अब परेशान हो चुके हैं। 10 सालों से लोगों को एक ही एक जुमला देना और उसी तरीके से वोट देना। लेकिन हैरानगी की बात मेरे लिए ये थी कि नीतीश कुमार को पूरी दोस्तों वहाँ पर 15 सीटें मिली दोनों को मिलकर। तो अब नीतीश कुमार को इतनी सीटें जिता गए वहाँ के लोग दोस्तों लोकसभा में, ये हैरान करने वाली बात है। जबकि अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया, कोई ख़ास काम नहीं किया है दोस्तों। नीतीश कुमार जो पुल बनवाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं बीजेपी के साथ मिलके। अभी हाल ही में 12 करोड़ की लागत से एक पुल बनाया गया, बीजेपी और नीतीश ने बनाया, लेकिन दोस्तों क्या हुआ, वो पुल ढह गया उसी दिन जिस दिन उद्घाटन होना था। वो तो अच्छा है दोस्तों कोई लोग उस पर नहीं थे, वरना आप समझिए वो पुल जब लोगों के साथ गिरता तो क्या होता, वहाँ पर कई मौतें हो जाती। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बिहार में जो नीतीश कुमार को लोगों ने वोट दिया वो मेरी समझ से तो बाहर था कि भैया नीतीश ने ऐसा क्या कर दिया जो लोगों ने उनको दोस्तों लोकसभा में इतनी सीटें दे दी। क्योंकि नीतीश का तो कोई सोचकर भी नहीं चल रहा था, बल्कि कुछ लोगों ने तो ये तक कह डाला था कि नीतीश का लगभग कैरियर अब ख़त्म ही है। खुद तेजस्वी ने भी कहा था कि अब नीतीश कुमार की पार्टी JDU ख़त्म होने की कगार पर है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले सब बकवास है, सब बेकार है, ये सिर्फ बहानेबाजी की जा रही। दरअसल दोस्तों NTA का जो मुखिया था उसको निरस्त कर दिया गया और एक कमेटी बनाई जा रही है। इसको लेकर अब ओवैसी भड़क गए। ओवैसी का कहना है कि फ़िलहाल वहाँ के खास करके वहाँ के जो सर थे, टीचर था दोस्तों, उसको निकाल कर कुछ नहीं होने वाला है। ये NTA पूरा का पूरा ही जो यहाँ पर दोस्तों ऐसा बना हुआ है। यही नहीं, पूरे NTA के ऊपर सवाल उठाए ओवैसी ने। ओवैसी का कहना है कि फ़िलहाल 1-2 को निकालने से कुछ नहीं होने वाला है। NTA की वजह से ही पेपर लीक होता है दोस्तों, और पूरे देश में पेपर लीक का मुद्दा 70, आप समझिए 70 ऐसे पेपर हैं दोस्तों जो कि पूरी तरीके से वो हो चुके हैं। समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो इतना लंबा जो चीज़ हुई है, ख़ास करके 70 पेपर अब तक लीक हो गए, ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब इतने पेपर लीक ही हो रहे हैं तो ये कहाँ से हो रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। और जब कोई सवाल पूछता है तो सरकार के पास सवालों के जवाब है नहीं।
क्योंकि एनटीए इनके हिसाब से दोस्तों ये लोग एनटीए को बंद नहीं करने वाले। और अगर जब तक ये हटेगा नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, पेपर लीक होना भी बंद नहीं होने वाला। सरकार की ये जो तानाशाही है जो ये जनता के ऊपर दिखाती है दोस्तों, ये साफ साफ दिखाई दे रही कि युवाओं के सपनों को तोड़ा जाता है। उनके सपनाओं को दोस्तों, जो उनके माँ बाप सपना देखते हैं उनके लिए, उसको बर्बाद करने का काम ये एनटीए करता है। अब ये आपको तय करना है दोस्तों कि आपको किसकी तरफ रहना है, क्योंकि जो सरकार कर रही है वो तो हमारे हिसाब से अजीब और गरीब है दोस्तों, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपको आ रहा है तो आप बताइए, क्योंकि सरकार की नाकामियाँ साफ साफ देखी जा सकती हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों मनोज झा बोले बीजेपी कर रही है युवाओं के सपने को बर्बाद, युवाओं को और ख़ास करके उनके माँ बाप को दे रही है सबसे बड़े झटके। दरअसल दोस्तों आप देखिए, बीजेपी राज्य में हर चीज़ गलत। पहले किसानों के लिए काले कानून लाए गए, उसके बाद दोस्तों जो मुस्लिम थे उनके लिए CAA-NRC लाया गया। हर इंसान को परेशान करने का बीजेपी ने ठेका ले रखा है। किसानों को, इतने सारे किसान बॉर्डर पर मारे गए प्रोटेस्ट के टाइम पर, नरेंद्र मोदी ने किसी भी एक के लिए कोई अच्छी बात नहीं करी। ये तक नहीं कहा कि बेचारे इन लोगों की जान चली गई है हमारी वजह से, हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन उल्टा ये तो छोड़िए, प्रधानमंत्री से कहने लगे मैं क्या करूं अगर मारे जा रहा है तो, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। अब इस देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरीके की बातें करेगा तो लोग तो सवाल उठाएंगे ही। और अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना नहीं आता दोस्तों, या फिर लोगों के सवाल के जवाब देना नहीं आता, तो फिर वो राजनीति में क्यों आ गए? भाई अगर आप राजनीति में हो तो आपको इतनी हिम्मत होना चाहिए कि आप अगर कुछ काम नहीं कर रहे तो आप उसकी जिम्मेदारी लो। आप बोलो कि हाँ हमारी गलती है, हमसे हो गया, हम आगे सुधार करेंगे। एक बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार की आलोचना करना चाहिए, उससे सरकार मजबूत होती है। लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री लोगों के सोशल मीडिया पर बोलने पर भी रोक लगा देते हैं। कोई उनके बारे में कुछ लिख देता है तो उसको गिरफ्तार करवा लेते हैं। तो सवाल तो उठेंगे ही। जब प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर कर खुद ही पलटी मार देते हैं तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इस देश का आने वाला भविष्य क्या है। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है देश में क्या चल रहा है दोस्तों और क्या आगे होने वाला है, क्योंकि सरकार की नीतियां अजीब और गरीब हो चुकी हैं। या फिर यूँ कहते हैं कि देश में दोस्तों जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर ये सवाल सबके उठ रहा है। और मैंने पहले भी कहा था दोस्तों और फिर कहूँगा कि सरकार को इस पर अपना ख़ास करके पक्ष सीधा रखना चाहिए, साफ बताना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी। पानी को लेकर दोस्तों छिड़ी है जंग, हरियाणा से पानी नहीं दिया जा रहा। आम आदमी पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि हरियाणा से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, इसके कारण पूरी दिल्ली प्यासी है दोस्तों। आपको बताते चले दिल्ली में जल संकट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर आरोप सही भी लगा रही है, क्योंकि आपको बता दें दिल्ली में पानी हरियाणा से आता है और ऐसे में जानबूझकर दिल्ली की सरकार को बदनाम करने के लिए, या फिर यूँ कहते दोस्तों क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव होंगे और लोकसभा में 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत गई। अब बीजेपी को एक आस जगी है, उम्मीद जगी है कि हो सकता है हम विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के सामने जीत जाएं। लेकिन दोस्तों अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए, वो नहीं जीत सकती। 7 लोगों को जिताना एक अलग बात होती है दोस्तों, और विधानसभा के चुनाव टोटली अलग मुद्दा है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे लोकसभा में, और इंडिया गठबंधन को उसके बावजूद भी एक भी सीट नहीं मिली। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी कहा कि शहरी लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता सरकार काम करे या ना करे, वो तो बस सोच कर बैठे कि हमें नरेंद्र मोदी को वोट देना है, और उन्होंने दे दिया जिन भी लोगों ने सीटें जिताई। लेकिन दोस्तों जो गरीब तबका था, बेचारे दलित थे, पिछड़े थे, आदिवासी थे और अल्पसंख्यक थे दोस्तों, उन लोगों ने सब ने एकजुट होकर बता दिया नरेंद्र मोदी को कि हमें आप मंजूर नहीं हो, हमें नहीं चाहिए ऐसा देश का प्रधानमंत्री। और याद रखिए दोस्तों, जितने भी देश में प्रोटेस्ट होते हैं वो गरीब करते हैं। देश में बदलाव होता है गरीबों की वजह से होता है, और देश में न्याय भी किसी को मिलता है वो भी गरीबों की वजह से ही मिलता है। ये जितने भी अमीर लोग हैं दोस्तों ये तो आराम से बैठे रहते हैं, इन लोगों का कुछ नहीं जाता, ये किसी को भी वोट दे देते हैं। लेकिन जो गरीब है वो बहुत सोच समझ कर काम करता है। मैं इस चीज़ को बार बार दोहराता हूँ दोस्तों, फिर कहूँगा कि जिन भी लोगों ने इंडिया गठबंधन को ज़्यादा ज़्यादा वोट दिया उनको हाथ जोड़कर नमन है दोस्तों। इसलिए है कि उन लोगों ने सच में वो कर दिखाया
क्योंकि ये लोग 400 लाकर देश का संविधान बदलते, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलते। अभी कोई कम अत्याचार नहीं हो रहा दलित भाइयों के ऊपर। अभी